सर। यस। सर, इंट्रोडक्शन में जो अपना माध्यमिक परीक्षा से लेकर जो ग्रेजुएशन तक जो भी किया हमने, वो सारा क्वालिफिकेशन वही बताना है ना सर? हाँ हाँ हाँ। और सर, इसमें नाम तो नहीं बताया जाता सर? नहीं, नाम नहीं बताना। जी सर। सर, मैंने अपनी माध्यमिक परीक्षा सन 2004 में शिव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 72.6% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण की। हम्म। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2006 में 53.54% अंकों के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से उत्तीर्ण की। इसके हम्म। बाद सर, जो मेरी कॉलेज की जो शिक्षा हुई वो मैंने प्राइवेट की, जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से सन 2010 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई सर, 48.67% अंकों के साथ। हम्म। उसके बाद सर 2011 में मैंने जो है बीएड किया, श्री गुरु जम्बेश्वर बीएड कॉलेज रावत सर, जो सर हनुमानगढ़ के पास एक छोटा सा गांव है, वहां पर ये कॉलेज पड़ता है। वहां से 74.80% अंकों के साथ मैंने अपनी बीएड कंप्लीट की। हम्म। उसके बाद 2013 में मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से 56.80% अंकों के साथ प्राइवेट ही की, जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से हुई थी। और आपका सर, होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सर मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा। तो हनुमानगढ़ के बारे में आप बताइए कि इसका नाम हनुमानगढ़ क्यों है? सर, पूर्व में इसका नाम बटनेर था सर। हम्म। और उसके बाद बीकानेर के जो एक राजा थे, कृष्ण सिंह, सर अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, उन्होंने इस किले को जो है बाटी राजाओं से जीता। उस दिन सर हम्म। मंगलवार था। मंगलवार होने के कारण जो है हनुमान जी के नाम पे इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया, और तब से इसका नाम हनुमानगढ़ है सर। अच्छा अच्छा। तो हनुमानगढ़ में मुख्य पैदावार क्या है? हनुमानगढ़ में सर गेहूं और अमेरिकन जो कपास होता है उसकी पैदावार होती है। इसके अलावा सरसों का मुख्यतः यहाँ पर जो है पैदावार किया जाता है सर। अच्छा, यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है 2011 के अनुसार? कुछ आइडिया सर है लिंगानुपात का? नहीं सर। ठीक। सॉरी सर। साक्षरता का? सॉरी सर। तो मैं यहाँ इसको का सर। प्रसिद्ध कोई ऐसा मंदिर है कोई? जी जी सर, यहाँ पे सर हनुमानगढ़ जो सर मुख्यालय है, वहाँ पर हम्म। शीला माता का मंदिर है। और इसके अलावा सर पास में सर यहाँ पर नौहर जो तहसील है, नौहर हम्म। तहसील में सर ये गोगा जी का मंदिर पड़ता है सर, जिसको गोगा तो मेड़ी। हनुमानगढ़ में सबसे ऐतिहासिक जो प्रसिद्ध चीज है जिसके बारे में सर, चर्चा होती है वो बताओ हमें। ये कालीबंगा हनुमानगढ़ में पड़ती है क्या? हाँ 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 सर, कालीबंगा के बारे में बता सकता हूँ सर मैं। इसके अलावा अच्छा सर हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर भद्रकाली मंदिर भी है सर, जो हनुमानगढ़ मुख्यालय में पड़ता है सर। अच्छा, कालीबंगा के कालीबंगा बारे में बताओ। कालीबंगा कालीबंगा। सर हनुमानगढ़ मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है सर। और कालीबंगा क्या है, इसकी, क्या मतलब है इसका? जी सर, कालीबंगा सर, काली मतलब ब्लैक, और सर बंगा मतलब चूड़ियां सर। काले रंग की चूड़ियां जब यहाँ पे खुदाई हुई थी उस समय सर काले रंग की चूड़ियां मिली थी सर, इसीलिए हम्म। इसका नाम जो है कालीबंगा रख दिया गया सर। ये हनुमानगढ़ मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है सर। हम्म। अच्छा, आपने पीजी में कौन से विषय पढ़े? पीजी में आपने प्रीवियस और फाइनल में सोशियोलॉजी में कुछ सर, ऐसे अलग अलग विषय पढ़े हो ना? कितने पढ़े थे आपने कुल? सर ये भी देखना पड़ेगा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी सर क्या पढ़ के आए हैं जिसमें सवाल किया जाए इंडियन सोशियोलॉजी से रिलेटेड? सर आप पूछिए सर, मैं ट्राई करूंगा सर बताने का। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप बताएं कि जो संस्कार होते हैं कितने संस्कार हैं, क्रम से सोलह बताओ आप। 16 संस्कार है सर। तो चलो इसमें इनको। हाँ। अ, सबसे पहले सर, जब बच्चा गर्भ में आता है तो गर्भ धारण के लिए गर्भाधान संस्कार है सर। हम्म। वहां से शुरुआत होती है सर। अच्छा। और गर्भाधान, अच्छा इसको क्रम में बताना है सर? क्रम से बताओ।
क्रम से तो चलो नहीं 16 पता। याद है क्या आपके? 16? सर 16 याद नहीं है सर, सॉरी सर। ठीक है। अच्छा, भारतीय समाज के जो मूल आधार हैं, सर। या इस समाज के एक तरह से देखा जाए मुख्य मुख्य स्तंभ, जिनके आधार पे ये समाज टिका हुआ है, सर। वैल्यू सिस्टम है ना, यहाँ सर। के सर। धर्म है, एथिक्स है, दर्शन है, वो बताओ सर। कौन कौन से हैं? सर मैं एक बार सर रिपीट करेंगे क्वेश्चन सर? भारतीय समाज के मूल आधार बताइए। सर भारतीय समाज के मूल आधार तो सर यहाँ का जो अ, नातेदारी प्रथा है सर, मैरिज अरे फैमिली इससे और। सर। नहीं, ये तो नातेदारी, मैरिज, फैमिली, ये तो पूरी दुनिया में है, केवल सर। भारत में थोड़ी ना है। सर। सर। भारतीय समाज व्यवस्था के जैसे वर्ण आश्रम व्यवस्था जी है, जी सर 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 सर। ऐसे बताओ ना। हम्म। सर यहाँ की जो बेसिक हम मान लेते हैं सर, तो जाति जो प्रथा है सर यहाँ की, हम्म। जाति प्रथा पहले जो वर्ण के रूप में थी, लेकिन धीरे 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 वर्ण जो है वंशानुगत होते होते सर जाति बन गए सर। अच्छा, जाति प्रथा मतलब जो आप है। ये कह रहे हो कि जाति की उत्पत्ति वर्ण से हुई है? जी सर, पहले वर्ण व्यवस्था थी। अच्छा, जाति की उत्पत्ति के तो बहुत सारे सिद्धांत है, अलग अलग है। वर्ण की उत्पत्ति संबंधी किसने बता दिया? जाति की उत्पत्ति से संबंधित और कौन से सिद्धांत हैं? जाति का अच्छा उत्पत्ति का सर। हाँ। हम्म। सर सर ठीक है। मैंने तो सर यही पढ़ा था कि पहले हमारे वर्ण व्यवस्था थी, और जब वर्ण व्यवस्था सर जब वंशानुगत हो गई, तो वो हम्म। धीरे धीरे जो जाति का रूप ले लिया। वर्ण में जो है पेशे का चुनाव करना स्वतंत्र था, लेकिन जाति के अंदर जो है वो चलो बाधक हो ठीक गया। है, अब मैं किसी और से जब इंटरव्यू लूँ ना, तो इस चीज को सुनना आप। सर सर जाति के उत्पत्ति के सिद्धांत सर कौन सर कौन से हैं वो थोड़ा नोट करते जाना। अब तो जाति और वर्ण में और सर वर्ग जाति में के उत्पत्ति के सिद्धांत सर, हम्म। जाति की उत्पत्ति के सर धार्मिक सिद्धांत हैं जो होकार्ट सेनाट ने दिया था। हाँ और हाँ, ऐसे ऐसे बोलो। व्यवसाय का सिद्धांत है जो नेस्फील्ड ने दिया था। हम्म। और सर भी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, थोड़ा मुझे इस पे और काम करना पड़ेगा सर। ठीक है। जाति और वर्ण में क्या अंतर है? जाति सर वर्ण जो व्यवस्था थी सर, हम्म। अ, वर्ण व्यवस्था शुरू के अंदर सर जैसे अ, हमारे 4 वर्ण सर माने गए थे, हम्म। जो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए। सॉरी सर, वो तो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय हो गया सर, हम्म। देखना पड़ेगा सर। ठीक है, अब वर्ग और वर्ण में क्या अंतर है ये बता दो। वर्ग और वर्ण सर। हाँ, चलो वर्ग इन तो इन सर, सभी पॉइंट्स। हम्म। वर्ग तो सर जैसे जो समान परिस्थिति के जो लोग हैं सर, हम्म। वो मिलके सर एक वर्ग बनाते हैं सर। हम्म। और वर्ण सर देखना पड़ेगा सर। ठीक है। अच्छा, क्या किस में से पूछूं? संयुक्त परिवार की परिभाषा बता दो आप। संयुक्त परिवार सर जिसमें अ, एक से अधिक पीढ़ियों के लोग सर, हम्म। एक से अधिक पीढ़ियों के लोग संयुक्त रूप से जो है एक ही छत के नीचे रहते हो, जिनका सर साझा चूल्हा हो, और हम्म। एक साथ जो है अपना भोजन पकाते हो, और जितने भी उनके सर अनुष्ठान है उन सबको सर मिलजुल के जो है संपन्न करते हो वो अच्छा, सर। देखो, एक फैमिली के दो प्रकार, एक विशेष रूप से जो है, एक वर्णन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सर। आप सर। ये, एक होता है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, और एक होता है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। यस सर। प्रभव और प्रजनन। हाँ, ये बताओ क्या होते हैं ये? जी सर। प्रभव हम्म। परिवार तो सर वो है जिसमें मनुष्य पैदा होता है सर। हम्म। और प्रजनन परिवार वो है सर जिसे मनुष्य खुद से निर्मित करता है सर। जैसे कि मैं पैदा हुआ सर, तो मेरे माता पिता से तो वो मेरा प्रभव परिवार हुआ।
उसके बाद मैंने हम्म शादी हम्म, करके जो आगे परिवार बनाया सर, वो मेरा प्रजनन परिवार हुआ सर। ठीक है। थोड़ा सा है ना शब्दावली का इनका भी ध्यान रखो। सर। जैसे हम क्या है कि एक समाज विज्ञानी है, जी सर। तो जैसे जैसे एक शब्द का प्रयोग है पैदा होना, ये एक सोशियोलॉजिस्ट के लिए टेक्निकली ठीक नहीं है। जन्म बोलो सर। ना आप, कि जिसमें मैंने जन्म लिया है, सर। वो परिवार तो कौन सा है। प्रभव परिवार। हाँ, और जिसमें अब संतान उत्पन्न होंगी, आगे जो परिवार सर। बनेगा, सर। वो इस तरीके से थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। और इनमें थोड़ा सा घबराओ मत आप, एक आता है आपको, जानते हो आप। सर। तो ये सर। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक बार देख लो आप, है ना। इंडियन जी सोशोलॉजी में सब ज्यादातर दिक्कत आती, बाकी सब थिंकर्स को सब पढ़ लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सब पढ़ लेते हैं। पर इंडियन सोशोलॉजी में आकर के जब बात आती है, तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है लोगों के सामने। सर। अच्छा, सर। आपने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा है? वैश्वीकरण, जी सर। क्या है ये वैश्वीकरण? ग्लोबलाइजेशन सर, हाँ, पूरे विश्व को सर एक साथ हम्म। जो है, जैसे सर मान लीजिए अमेरिका में कोई, अमेरिका में सर मान लीजिए कोई खोज हुई सर। पहले चलिए क्या था अब। कि, हम्म। पहले क्या था सर कि जैसे जो अमेरिका में हुआ वो अमेरिका के काम आता था, और जो हम्म भारत में हुआ वो भारत के काम आता था सर। जब सर हम्म ग्लोबलाइजेशन हो गया, वैश्वीकरण हो गया सर, वैश्वीकरण से हम्म सर हमारा जो धर्म है, हमारी जो रीतियां हैं, हमारी जो प्रथाएं हैं, हमारे जो हम्म लोकाचार हैं, हमारे जो रहने सहने का जो तरीका है, वो हम्म। अमेरिका में गया। अमेरिका के रहने वालों का हमारे भारत में है, जैसे सर अंग्रेज। अच्छा, वैश्वीकरण के सबसे मुख्य स्रोत क्या है, सबसे मेन, वैश्वीकरण किन जिनकी वजह से वैश्वीकरण बहुत तेजी से हुआ है? सर दो बता दो। संचार के हाँ, साधन है सर, एक संचार का हो गया, दूसरा? और यातायात के साधन सर। नहीं, यातायात तो पहले भी था, व्यापार हो सकता है नहीं? जी सर, व्यापारी हो सकता है सर। व्यापार तो सर व्यापार, सबसे प्रमुख व्यापार ही हो गया सर। यस यस यस। सर। इकोनॉमी की ही सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पूरी जी सोसाइटी का आधार यही सर। है ना। हाँ। सर। सर। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम तैयारी के साथ आओ, मैं कल या परसों जब भी फिर से बात करूंगा आपसे। सर। 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 मैं सर अभी कलकत्ता में हूँ सर। अच्छा तो अच्छा। यहाँ मैं सर सीआईएसएफ में हूँ सर, सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे, तो थोड़ा टाइम कम अच्छा मिल अच्छा। पाएगा सर सर। जी जी हाँ सर। चलो, नेक्स्ट वाली अच्छे से भी देना, इसकी भी तैयारी करते रहो, और इंटरव्यू के लिए तैयारी करो अच्छे से अभी। अब सर। कब सर। डेट आती है उस हिसाब से। सर। सर। ठीक है शिव जी, सर। सर बताना थैंक यू कोई सर। दिक्कत। ओके। सर। नेक्स्ट, भावना जी, भावना यादव। हाँ जी, भावना जी, सुन पा रहे हैं मेरी बात? चलो, शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं, तो भाव्या मूंड, आप सुन पा रहे हैं? भाव्या मूंड। एक, आप भी नहीं सुन पा रहे हैं। लतेश कुमावत। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? नमस्ते सर। ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है। पहले भी हुआ क्या आपका मॉक इंटरव्यू? नहीं सर। ठीक है। कहाँ से हो आप? सर मैं चूरू से हूँ। चूरू से? अच्छा, ठीक है। चूरू में अधिक ठंड और गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी, इसका क्या कारण है? सर यहाँ की मिट्टी में लवणता की मात्रा ज्यादा है, और इसी के हम्म साथ यहाँ की मिट्टी के जो बालू के कण हैं वो थोड़ी मोटी साइज के हैं। हम्म। तो इस यहाँ पे सर गर्मी भी ज्यादा रहती है और ठंड भी ज्यादा रहती है। अच्छा, और इस कर्क रेखा से दूरी और ये भी तो है, ये भी एक कारण हो सकता है। हाँ सर।
हाँ ठीक है। अच्छा, आपकी 10वीं कहाँ से किया आपने? सर मैंने चूरू से 10वीं की है। कब की? 2008 में 58.33% के साथ मैंने हाँ अरे, स्कूल से की बहुत सर। अच्छी परसेंटेज। और 12वीं? सर मैंने 2010 के अंदर 12वीं क्लास 60.33% के साथ की सर। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? सर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एमजीएस यूनिवर्सिटी यहाँ चूरू में लोहिया कॉलेज से की सर। कब? 2015 के अंदर। ठीक है। अच्छा, क्या कौन कौन से पेपर पढ़े आपने पोस्ट पीजी में? ग्रेजुएशन वाले पीजी के हम्म अंदर। हम्म पीजी में हम्म सर पहले तो ये प्री के अंदर 4 सब्जेक्ट थे, फिर फाइनल के अंदर 5 सब्जेक्ट थे सर, वो नाम अभी मैं देखूंगा, हाँ, तैयारी कर रहा नाम हूँ देखो। सभी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं पूछता हूँ सभी। तो ये तो अच्छे नाम। से याद कर लो। दूसरा सवाल ये सभी नोट कर लें कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अब आपने पढ़ के कौन कौन से किताबें पढ़ के तैयारी की है, उनके लेखक और किताबों का नाम बताओ। हाँ ये सर दोनों वो चीजें ठीक से याद करो, आपने पढ़ा क्या है उसको पता तो चले। जरूर सर। है ना, ये ऐसे सवाल हैं जो अचानक से आ जाते हैं और फिर हम इसी पे पड़ जाते हैं। बहुत सामान्य सा सवाल है जो बिल्कुल, फिर वो हमें जैसे टच करता है ये सवाल तो हमें दिक्कत आती है। कॉन्फिडेंस लूज होता है छोटे से सवाल के लिए। तो ये सभी थोड़ा सा एक बार देख लें आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं आपने, और जी पीजी में कौन कौन से पेपर आते हैं। जी। चलो, तो आप तो ये बताओ, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत अभी चर्चा कर रहा था मैं, तो उसका ठीक से जवाब नहीं आ पाया। अब आप बताओ। जाति उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत हर्बर्ट रीजले ने दिए थे, हम्म जो शारीरिक बनावट के आधार पे थे। लेकिन यही हम्म प्रजाति और संस्कृति के आधार पे जीएस गोरिया ने इसकी व्याख्या की फिर। हम्म और व्यवसायिक सिद्धांत नेस्ले फील्ड ने दिया। हम्म धार्मिक फोकाट और सेनाट ने दिया। हम्म तो अभी इतनी ध्यान में आ रहा है। तो ये जाति की विशेषता बताओ मुझे। जाति जैसे जाति समाज में खंडात्मक विभाजन भी करती है। जाति में संस्तरण व्यवस्था भी पाई जाती है। हम्म जाति व्यवसायिक संबंधित नियम भी लगाती है। जाति में विवाह हम्म संबंधित नियम भी होते हैं। नियम, ये भी शब्द हटा दो, भी। नियम भी होते, नियम होते हैं, होते ही हैं, भी कुछ नहीं होता। ओके सर। आगे बोलो। बढ़िया है, अच्छा है, याद किया आपने, बोलो। अपने ही समूह में विवाह करते, अंतर विवाह हो गया, एक ही अंतर विवाह। व्यवसाय हो गया पर्टिकुलर। है ना, एक पंक्ति में जो है वो है ना, सामाजिक धार्मिक निर्योग्यताएं होती हैं कुछ निर्धारित। ठीक है, इन चीजों को ओके देखो। जाति का पर्टिकुलर एक नाम होता है, उसका समाज में ऊंच नीच यानी संस्तरण में कहीं स्थान होता है। तो बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं, कोई 10-15 लक्षण है ऐसे जाति के। ठीक है। अब जाति सर। समाज है कि एक समाज? जाति सर एक समाज है, एक समाज है सर। क्यों? जाति सर एक वैसे एरिया विशेष के अंदर है तो एक समाज ही कहेंगे सर। एक समाज ही है, बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ, भारत में जो सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं हम्म। या होते आ रहे हैं प्राचीन काल से ही, इस- तो उनमें कोई प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, बताओ। सामाजिक ये परिवर्तन की प्रक्रियाएं, सर प्रोसेस। ये पश्चिमीकरण, हाँ। आधुनिकीकरण, हम्म संस्कृतिकरण, हम्म राजनीतिकरण कह सकते हैं। पश्चिमीकरण की विशेषताएं बता दो। पश्चिमीकरण हम्म सर शिक्षा में आधुनिकता आना, मताधिकार के प्राप्त होना, व्यवसाय जन्म के आधार पे योग्यता प्रशय के आधार पे होना, हम्म राजनीति में स्वतंत्रता प्राप्त होना सभी लोगों के लिए, हम्म और अपनी वेशभूषा
खान पान, रहन सहन, व्यवहार, शिक्षा में परिवर्तन आना। अच्छा, तो ये पश्चिमीकरण का योगदान संस्कृतिकरण में भी है क्या? हाँ सर, है सर। कैसे? प्रभा- प्रभावित होते हैं सर, पाश्चात्य संस्कृति के जो भी विचार, उनके संस्कृति, रहन सहन, खान पान जो भी देखते हैं, तो उसके हम्म। आधार पे मान जो जातियां हैं वो उसकी ओर हम्म। आकर्षित होती हैं। तो यही संस्कृतिकरण के उदाहरण हैं, जब निम्न या उच्च जातियां किसी दूसरी अपने से ऊपर जाति का अनुसरण करती है, हम्म। तो सर कह सकते हैं ये आधुनिकरण एक प्रकार का पश्चिमीकरण का एग्जाम्पल है। ठीक है। अच्छा, भारत में विरोधाभास हैं, है ना? भारत में बहुत सारे ऐसे विरोधाभास हैं सामाजिक स्तर पर। तो ऐसे कुछ एक विरोधाभास बताओ जिनमें आप इक्विलिटी चाहते हो, कि भाई इनमें समानता स्थापित होनी ही चाहिए कम से कम। तो सर एक लैंगिक, समाजशास्त्री के तौर पे उनको क्या आइडेंटिफाई किया आपने, वो बताओ। सबसे ये लैंगिक विषमता है। लैंगिक विषमता इतना बड़ा मुद्दा है क्या? ये तो आपको और दूसरी जगह भी मिलेगा। विषमता तो विंबलडन में, अगर आप, वो तो पश्चिमी देश है ना, वहाँ इनाम देखोगे ना आप, तो पुरुष के और महिला के प्राइज में बहुत अंतर मिलेगा। सर यहाँ जातिगत विषमता है। अच्छा, क्या विषमता है? विरोधाभास क्या है? विषमता तो है, विरोधाभास क्या है? विरोधाभास सर, जब ज्यादातर राजनीतिक, आर्थिक अधिकार या सामाजिक परिस्थिति से संबंधित जो भूमिकाएं हैं वो उच्च जाति के पास ज्यादा है और निम्न हम्म। जाति के पास ये नहीं है। तो ये उच्च और निम्न जाति के बीच में विरोधाभास पैदा करते हैं सर। शिक्षा, तो संविधान में ऐसा कुछ क्या प्रावधान है बेसिकली? संविधान के अंदर जब ये जातिगत भेदभाव था, विषमता थी, इसको दूर करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई अपने संविधान में। नहीं नहीं, उससे पहले तो बहुत चीजें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम मूल अधिकारों की बात करें। एक सोशियोलॉजिस्ट के तौर पे पहले ये लिखेंगे, फिर वो बाद में बात आती है कि मूल अधिकारों का प्रावधान है जिसमें सबको समानता का दर्जा दिया गया है ना? कानून के समक्ष सब समान है। ये फिर बाद में है। ये समानता नहीं है। आरक्षण कोई समानता नहीं है। आरक्षण संरक्षण के तौर पे दिया गया है, इसलिए उसको बाद में बोलोगे आप। इस ठीक। ठीक है। अच्छा, भारत में वीकर सैंक्शन कौन कौन से हैं? कमजोर वर्ग जिनको कहते हैं। कमजोर वर्ग में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, विकलांग, ट्रांसजेंडर। तो विकलांग शब्द सोशियोलॉजी के हिसाब से उचित है क्या? दिव्यांग, दिव्यांग, ऐसे दिव्यांग बोलते हैं। ठीक है। अन्यथा वर्ग। अन्यथा सक्षम भी बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियां हैं जो राष्ट्र। जो वो जनजातियां जो भारत की सबसे पिछड़ी जनजातियों में शामिल हैं? ऐसे 75 ग्रुप हैं पूरे देश में, उनमें राजस्थान में भी हैं कुछ। कौन से? गरासिया, डामोर। डामोर है क्या इसमें? कंफर्म नहीं सर, कुछ ठीक है, जनजाति का। कंफर्म करो, सहरिया गरासिया दोनों ही हैं। ठीक है। ये कहाँ मिलते हैं, कहाँ होते हैं, ये कहाँ है राजस्थान में? सहरिया उदयपुर साइड है सर अपनी। अच्छा, डामोर चूरू में भी कोई जनजाति है क्या, चूरू में? चूरू के अंदर स्पेशल तो नहीं है सर, वो भील मीणा वगैरह जो अपने राजस्थान में संपूर्ण में है वैसे ही है, कोई स्पेशल जाति नहीं है चूरू क्षेत्र में। हम्म। ठीक है, कोई एक टॉपिक पढ़ा दो अब आप, ठीक से एलाबोरेट कर दो, सबके समझ में आए, जो भी आपको सबसे अच्छा आता है वो पढ़ा दो। सर मैं भारतीय समाज की बात करूं हम्म। तो ये विश्व के प्राचीन समाजों में से एक समाज है, हम्म। जिसमें जाति, धर्म, संस्कृति, परंपरा, जीवन शैली के आधार पर अनेक विभिन्नताएं पाई जाती है।
भारतीय समाज की अगर विशेषता की बात करूं तो इसमें विविधता में एकता वाला समाज है ये सब। यहाँ पे सुदृढ़ जाति व्यवस्था, हम्म। ग्रामीण प्रधान, धर्म और आध्यात्मिकता। देखो, मेरा एक सुझाव है कि आप ऐसा टॉपिक मत पकड़ो कि उसमें आप बोर्ड पे जब खड़े होंगे ना, वो आपको देंगे कि ये लो आप ये पेन लो और अब आप पढ़ाओ। हम्म। तो वहाँ ये चीज कैसे लिख पाओगे? तो एक पर्टिकुलर कोई ऐसा टॉपिक चूज कर लो, जैसे आप संस्कृताइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है ना, टू द पॉइंट उस पे बोल सको, इसकी विशेषताएं हैं, ये है, अच्छा अच्छा, फिर उससे रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं। फैमिली ले लिया आपने, जॉइंट फैमिली ले लिया, मैरिज कस्टम ले लिया, तो ऐसा एक कोर विषय लो, और ऐसा जनरल सब्जेक्ट मतलब, है ना। भले ही आप कास्ट ले लो या वर्ण ले लो। अच्छा, वर्ण, वर्ग और कास्ट, इन तीनों में क्या अंतर है? सर, वर्ण ऋग्वेदिक कालीन व्यवस्था थी जो हम्म। 4 भागों में विभाजित थी। इसके हम्म। विभाजन का आधार योग्यता था। हम्म। ऋग्वेदिक कालीन बाद की जो व्यवस्था आई, ये जाति व्यवस्था थी जो अनेक हम्म। भागों में विभाजित थी। इसके हम्म। विभाजन का आधार जन्म था। हम्म। फिर उसके बाद में आधुनिक समय में धीरे धीरे परिवर्तन आया। वर्तमान जो भारतीय समाज जो वर्ग की ओर जा रहा है, वर्ग व्यवस्था है जो हम्म। व्यवसाय, पैसा, आय, शिक्षा पर आधारित है। हम्म। ठीक है, चलो, और थोड़ा और तैयारी करो, सर फिर थैंक हम यू कल एक दो दिन बाद में फिर मिलते हैं। ठीक है। सर। ओके, नेक्स्ट कौन? मीना शर्मा। आप सुन पा रहे हैं? पूजा गहलोत, पूजा शर्मा, सुन पा रहे हैं तो बोलिए। नेक्स्ट कौन होंगे? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। मीना शर्मा बोल रही हूँ सर मैं। कौन? मीनू? मीना शर्मा। मीना शर्मा, ठीक है। हाँ जी सर। जी, नमस्ते आपका सर। इंट्रोडक्शन दीजिए आप। सर मैं डॉक्टर मीना शर्मा, और हम्म। साइकेट्रिक काउंसलर, ओएससी सेंट्रल मेडिकल कॉलेज, अच्छा। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में हूँ सर। मैं गांधीनगर से बोल रहा हूँ, श्री गांधीनगर से। ठीक है। मैं 10 सालों से काम कर रही हूँ सर, मैं एज ए काउंसलर की पद पर। अच्छा, तो आप इसमें क्यों आना चाहते हैं? सर मैं पहले एजुकेशन में ही थी, अच्छा, फिर? और वो पता नहीं कुछ चांस ऐसा हुआ कि मेरा मेडिकल लाइन में हो गया काउंसलर के अंदर। फिर हम्म। मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया सर। तो मैं बीच बीच में एग्जाम देती रही हूँ आरपीएससी, हम्म। और कुछ कंडीशन थी जब मैं नहीं दे पा रही थी, तो जब मौका लगा, जब दिया आरपीएससी को भी, चलो आरपीएससी करनी है। हाँ, नहीं मतलब उसमें और इस प्रोफेशन में कोई डिफरेंस है क्या, ऐसा कोई? बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंस है, अलग है। ये एजुकेशन है सर, वो साइकेट्रिक, और जो अपन गांधीनगर में एडिक्शन ज्यादा है, उसमें काउंसलर का काम है मेरा। तो इसमें क्या प्रॉफिट है, आप इसमें ही क्यों आना चाहती हैं? सर मेरा शुरू से रुझान था एजुकेशन के अंदर कि मुझे एजुकेशन में एज ए लेक्चरर के पद पे आना है। तो आप ये लेक्चरर, इससे पहले भी तो आप टीचिंग में ही थे। हाँ, कॉलेज लेक्चर किया है मैंने, प्राइवेट किया है सर मैंने। और एक अच्छा साल अच्छा। मैंने जो संविदा पे गवर्नमेंट में हुआ था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका था, उसमें भी किया था मैंने। लेकिन मेरे हम्म। बीच बीच में फ्लेक्सिबिलिटी रही है लाइफ के अंदर, कभी हम्म। छोड़ दिया, कैसी कुछ कंडीशंस आई हैं बीच बीच में। तो इसको क्या है, आप थोड़ा व्यवस्थित तरीके से ऐसे जवाब देना कि ये हाँ जो प्रोफेशन है, ये सोशियोलॉजी का एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना बड़े गौरव की बात है। इसमें जी। पेमेंट भी ठीक है, अच्छा है, और एक रेस्पेक्ट और प्रेस्टीज भी इसमें मिलती है, हाँ तो जी। सम्मान भी जुड़ा हुआ है इससे। तो उससे हाँ कहीं जी। ज्यादा, और दूसरी बात, मैं स्टूडेंट से सीधा जुड़ पाऊंगी,
और हाँ जी। मेरी है मेरा इंटरेस्ट रहा है कि मैं हाँ कॉलेज जी। में स्टूडेंट से जुड़ के और मैं उनको पढ़ाऊं, और ये मेरा रुचि का भी है। तो हाँ ऐसे जी। इनको तीन चार चीजों को आप जोड़ के ऐसे बोले है ना, ठीक तो है, ये ठीक थोड़ा है। एक वो ऑर्गेनाइज करके जवाब दो इसको। और ठीक है सबसे सर। पहले जो प्रैक्टिकल चीज है वो जोड़ा करो। सब इंसान प्रैक्टिकली क्या चाहते हैं कि अच्छा पैसा मिले, सबसे पहले यही हाँ चाहते हैं। वरना हाँ जी सर। कोई नहीं करे इसमें कम पैसा मिले, तृतीय श्रेणी अध्यापक में ज्यादा मिले, तो क्यों आएंगे लोग इसमें। हाँ जी सर। हाँ जी। तो पहली सच्चाई तो यही है ना, तो वो बोलो। फिर दूसरी ये है कि हाँ इसमें इज्जत मिलती है, प्रतिष्ठा हाँ है जी। इस जॉब की, हम्म। और फिर आपका इंटरेस्ट। तो ये तीन चीजें पहले होने चाहिए, बाकी सब चीजें वो बाद में ठीक जोड़ दो है। आप बीच में। ठीक तो है। इसको ठीक से ऑर्गेनाइज करो। ठीक है सर। आपने पीजी कहाँ से की? सर गांधीनगर से ही किया है मैंने, गवर्नमेंट कॉलेज से। कब? 97 में। तो इतना गैप हो गया, अब आप इतना बीच में क्यों छोड़ा आपने? नहीं, मैंने 1997 में सर पीजी किया है। उसके बाद 2000 में एमफिल किया वनस्थली से। उसके बाद मेरा हम्म। पीएचडी साथ में चलता रहा वर्क। और प्राइवेट हम्म। कॉलेज में एज एक साल मैंने जो है गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरशिप की है, संविदा के अंदर 2008 में जो ठीक है। संविदा पे आई थी उसमें। हम्म। फिर पीएचडी कुछ मेरी क्या टॉपिक क्या था आपका? सरपंच महिलाओं का सामाजिक जीवन में रोल, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक भूमिका उनकी, तो इसमें डाटा पंचायती आपने, राज। हाँ मैं जी। समझ गया। डाटा कलेक्ट कैसे किया? डाटा कलेक्शन मेरे यहाँ गांधीनगर में जो मेरे सांख्यिकी विभाग है, हम्म। वहां से डाटा लिए थे मैंने। मतलब आपने सेकेंडरी स्रोत सोर्स से लिया, हाँ, सेकेंडरी सोर्स से। सेकेंडरी सोर्स इस्तेमाल किया आपने? हाँ, सेकेंडरी। अच्छा अच्छा। तो क्या निकाला आपने निष्कर्ष? सर उस समय ज्यादातर ये चीज चलती थी कि सरपंच महिलाएं हैं जो, उनका वर्क उनके हस्बैंड करते हैं। सरपंच पति शब्द चला था एक बीच में उस समय। हाँ, तो वो ये तो डाटा एक उसी में लिया। इनफॉर्मल शब्द है। अच्छा, इसमें आपने हाइपोथेसिस क्या रखी थी? हाइपोथेसिस सर मैंने ये रखी थी कि एजुकेशन के साथ जो महिलाएं एजुकेटेड सरपंच हैं, हम्म। वो अपनी भूमिका एज ए अच्छे से निभा पाती हैं सकारात्मक रूप से। और साथ में जो एजुकेशन नहीं है वो भी सकारात्मक रूप से अपनी भूमिका समाज में निभा पाती हैं। इस हम्म। की हाइपोथेसिस। अच्छा, तो कितना प्रतिशत महिलाओं के पति मतलब काम कर रहे थे, और खुद महिलाएं कितना प्रतिशत कर रही थी? सर ये 100 का डाटा था मेरा। और इसमें हम्म। शायद 60 आया था सर, क्योंकि मैंने ये 2008 में किया था काम, 2012 में मैं अवार्ड हो गई थी, मेरे को पीएचडी अवार्ड हो हम्म। गई थी। अब पूरा अभी बुक खोल के नहीं देखी मैंने बुक वो, सर सही बताऊं। हम्म। थोड़ा ये इसको तो देख लो, गैप पीएचडी पे था। सवाल जरूर होंगे हाँ। आपके, है ना? हाँ और जी, हाँ आपका जी सर टॉपिक जरूर। अच्छा है तो इस पे जरूर आएंगे। इस पे जरूर हाँ जी। आएंगे आप। तीन चार पांच सवालों को आप ठीक से कर लेना, तो हाँ जी सर। थीसिस को थोड़ा सा खास देख करके लेना। और अच्छा ठीक है। तो एक टॉपिक पढ़ाओ कोई भी आप तो, पंचायती राज ही पढ़ा दीजिए। पंचायत सोशल संस्कृतिकरण पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन। दूं? नहीं, नहीं, एक्चुअल आप में क्या सर मैं, सोशल। हम्म। क्या? नहीं संस्कृतिकरण पढ़ा दूं मैं, क्योंकि मैं बुक से भी काफी दूर हूँ। अच्छा अच्छा। जो आप बुक से दूर हूँ, है ना। तो संस्कृतिकरण बता देती हूँ थोड़ा बहुत जो मुझे दिमाग में आ रहा है। अच्छा, ये चीजें वहां मत बोलना कि थोड़ा बहुत नहीं मैं नहीं, ये बता देती प्रोसेस। हूँ और मैं बुक से दूर हूँ, ये मत बोलना। हाँ। है ना? नहीं नहीं, कि सर ये मेरी बात कर रहे ठीक हैं। से तैयारी इस विषय में है, आप अगर कहें तो मैं इसमें हाँ बताऊं। जी। तो वो हाँ अगर अलाउ करते हैं तो आप बोलिए। वो कहे नहीं नहीं, आपका तो हाँ पीएचडी रिलेटेड है ना, आप तो ये हाँ। बताइए, आप तो पंचायती राज और इसकी खूबियां और ये पढ़ा दो वो हमें मैं तो। वो थोड़ा देख के जाऊंगी सारा बच्चे पर, कोशिश तो यही है। चलो संस्कृतिकरण पढ़ाओ तो अब आप। संस्कृति का सर समाज में एक जाति विशेष को लेकर के, जो एम एन श्रीनिवास ने बताया था कि भारतीय हम्म। समाज के अंदर जो संस्कृतिकरण की जो व्यवस्था है, एक जाति विशेष के अनुसार पाई जाती है। जिसके अंदर हम्म। उन्होंने अपने अध्ययन के अंदर ये पाया कि कुछ ऐसे समूह हैं समाज के, जाति समूह या इस टाइप के लोग हैं, जो एक समूह के अंदर अपना व्यवहार, हम्म। खान पान, रहन सहन,
और बोलचाल संस्कृति या अपनी जो परिस्थिति को चेंज करना चाहते हैं, अपने से हम्म हायर वाली संस्कृति को देख करके, हायर वाले समूह को देख करके, हायर वाली जाति को देख करके उसके अंदर कन्वर्ट होना चाहते हैं। और वो कई सालों तक उनके जैसा व्यवहार, खान पान, रहन सहन, बोल चाल, पहनावा रेगुलर रखते हैं। और जब उनको लगता हम्म है कि काफी साल बाद धीरे धीरे उनके कन्वर्ट हुए, तो उस समूह के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और उस समूह की तरह अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। एक क्या समूह कमियां के हैं व्यक्ति, इस कॉन्सेप्ट में क्या कमियां हैं? इस कॉन्सेप्ट में ये है कि जो हायर वर्ग समूह है वो नीचे वाली संस्कृति को नहीं अपनाता, और जो नीचे समूह के लोग हैं वो ऊपर की संस्कृति को अपनाना चाहते हैं। लेकिन इसमें एम एन शिवन्ना ने नहीं कहा नहीं, है कि ऐसे कहीं नहीं कहीं कह पे। रहा। हम्म हाँ जी सर, बोलो। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारी कॉन्सेप्ट हैं। ये अपने हाँ आप में जी। एक कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटी छोटी कई हाँ कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी कमी तो यही है इस, अगर इसको सैद्धांतिक ढांचा दिया जाए तो ये हाँ क्या जी। है, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट का एक बड़ा गुच्छा है जिसको मतलब कॉम्प्लेक्स होता है। तो फिर हाँ जी सर। एक तो कमी ये बताई गई है, दूसरे ये यथा स्थितिवादी है। हाँ जी। यानी ये समाज में एक जैसा ही रखना चाहते हैं, परिवर्तन का विरोध करती है। बताती तो है कि हम्म। संस्कृतिकरण है जो ये कॉन्सेप्ट है जो बदलाव करती है, लेकिन वास्तव में ये उस चीज को वैलिड ठहराती है कि ऊंच नीच वैलिड हाँ जी, ये शो है ना। प्रदर्शित कर। हाँ जी। हाँ, ये उस चीज का फेवर करती है किसी न किसी तरीके से। तो मैं इस कॉन्सेप्ट की उन कमियों की बात कर रहा हूँ, है ना। आप ऐसे ही पूछ सकते हो इस कॉन्सेप्ट में खूबियां क्या हैं, इसके ऐसे तो पक्ष कौन से हैं कि इसको समाज शास्त्री माने, बताओ। समाजशास्त्री इस दृष्टि से मान सकते हैं कि कोई समूह अगर नीचे स्तर पर है तो वो आसानी से ऊपर वाले समूह में जा सकता है, हम्म संस्कृति की अवधारणा के अकॉर्डिंग। कुछ समय तक बिल्कुल। ऐसे वो आचरण को अपनाएगा तो धीरे धीरे उस समूह में चला जाएगा और उस समूह का हम्म सदस्य अपने आप को मानने लग जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो हम्म हायर समूह के लोग, जरूरी नहीं है कि जो समूह नीचे से ऊपर आया उसको अपने समूह में इन्वॉल्व करें या अपने जैसा माने। कहीं ना कहीं उनके ठीक। अंदर भी भेदभाव पाया जाता है। अच्छा, और एक। भारतीय संस्कृति में या यहाँ भारतीय दर्शन में, यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक दर्शन में, फिलॉसफी में ये है कि जीवन के चार लक्ष्य बताए गए हैं। हाँ जी। जीवन के चार अल्टीमेट लक्ष्य बताए गए हैं। हाँ जी। तो वो फाइनल लक्ष्य कौन जो सभी के अंदर श्रेष्ठ है? अब वो वर्ण आश्रम से रिलेटेड है सर, जो जो ऋग्वेद में बताया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हाँ, यही है। है ना। तो अब लास्ट इनमें में अल्टीमेट गोल कौन सा है? अल्टीमेट। मोक्ष हो गया ना सर, इसमें लास्ट में तो बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मोक्ष को प्राप्त करना चाह, भारतीय संस्कृति का लक्ष्य ये है कि व्यक्ति अपने हम्म जीवन में मोक्ष को प्राप्त करे, इन चारों वर्णों में से होता हुआ, हम्म हम्म हम्म, हम्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये संस्कार याद है क्या 16 आपको? सर याद तो है, थोड़े थोड़े तो ध्यान आ रहे हैं। हाँ, नहीं, क्रम से बताओ तो वो याद करो, हाँ इनको ठीक से करो ये सवाल। जी, हाँ जी, देखो, वो मैंने नोट ये कर जो लिया। एक एक खास जो चीज होती है वो ये होती है, किसी भी सरकार का जो है झुकाव किधर होता है, तो वो हम्म। उनसे संबंधित ही ऐसे ही आपके मेंबर्स नियुक्त करते हैं, ऐसे ही इंटरव्यूअर्स प्रोफेसर्स आएंगे जो कम से कम मतलब हिंदुत्व की तरफ झुकाव रखते हो, तो कहीं ना कहीं वो हाँ हिंदू रिलीजन की जो बेसिक जो भी चीजें हैं उनको प्रायोरिटी देंगे, हाँ है ना। जी। तो जॉइंट फैमिली, भारत की विवाह परंपरा, हिंदू विवाह एक मतलब धार्मिक संस्कार क्यों है, हाँ हाँ जी। अ, है ना। भारत के जो मुख्य मुख्य जो स्तंभ है यहाँ की समाज की संस्कृति के वो कौन से हैं। हाँ फिर जी। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं पे आएंगे। हाँ जी। ठीक है। ठीक है सर। वो हाँ फिर इंडियन सोशोलॉजिस्ट तक चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें खास तौर से अ, आप इसमें डीपी मुखर्जी को ठीक से देखो, डीपी मुखर्जी। ठीक है सर। और इससे पहले जीएस घूरिये। जीएस हाँ जी। घूरी क्या है, बिल्कुल इंडोलॉजिस्ट थे।
हाँ जी वो सर। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूरा ही समाजशास्त्र अलग से पढ़ना चाहते थे। हाँ जी सर। तो थोड़ा इनको देख लो, और मोटे मोटे तौर पे तो सभी देखना है अपने को। हाँ जी ठीक सर। है, तो हाँ जी। वैल्यू क्या होते हैं, मूल्य क्या होते हैं? अ, सामाजिक मूल्य वे हैं जो भारतीय संस्कृति, एक संस्कृति के अंदर व्यक्ति को रहन सहन खान पान के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। उन्हीं मूल्य के अकॉर्डिंग हम्म। वह अपने जीवन का निर्वाह करता है। ऐसा है? नहीं, मूल्य की परिभाषा ये तो नहीं है। आर मूल्य के मुखर्जी के अनुसार तो ये नहीं है। आर्थिक के अनुसार नहीं दी मैंने तो सर। हाँ, दो आर्थिक। तो मूल्य। आप सोशोलॉजी के हिसाब से दो, आप अपने अनुसार मत दो। चलो सर, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, एक दिन पढ़ के दूंगी, है ना। ठीक अच्छे है, से ओके। पढ़ते। नेक्स्ट टाइम आपसे फिर बात हाँ करूंगा, जी। ठीक। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है। ओके। पीजी के ओके, सब्जेक्ट बता सकती हूँ सर मैं सारे अपने, वो मुझे ध्यान अभी भी। अब बता दो। देख, प्रीवियस में 4 थे, फाइनल में 5। हम्म। और प्रीवियस में ग्रामीण समाजशास्त्र, भारतीय समाजशास्त्र या सिद्धांत और सैद्धांतिक समाजशास्त्र। और हम्म। एमए फाइनल में सामाजिक विचारक, अपराध शास्त्र, मानव शास्त्र, सामाजिक अनुसंधान की विधियां। एक नहीं याद आ रहा, हम्म। वो बहुत डिलीट हो गया, देख लूंगी सर। चलो, तैयारी में कौन सी बुक्स पढ़ी है, उनके लेखक ये भी याद कर हाँ लेना जी। आप, ठीक से। हाँ जी अब सर। तैयारी की है ना आपने, कौन सी बुक्स पढ़ी है? हाँ जी सर, जरूर जरूर। मैंने उसमें पढ़ी है एक ठीक। तो, बताऊं सर? चलो, मैं फिर पूछूंगा। हाँ जी सर, ठीक। ठीक है। और कोई? नेक्स्ट। सन। कौन? नाम बोलिए। पूजा गहलोत सर। हाँ, पूजा। पूजा गहलोत। ठीक है। जी। नमस्ते इंट्रोडक्शन सर। दीजिए। नमस्कार। सर मैं जोधपुर जिले से हूँ। हम्म। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव से ही हुई। और 10वीं की परीक्षा पास की मैंने 2009 में 60% के साथ। और 12वीं की परीक्षा मैंने पास की 2011 में 72% के साथ। और मेरी हम्म। ग्रेजुएशन हुई महिला पीजी महाविद्यालय से, जोधपुर से, जो जेएनयू से संबंधित है। और मेरी पीजी भी समाज शास्त्र से 2016 में महिला पीजी महाविद्यालय से हुई। और अच्छा, ये 68% के साथ। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, या फिर मेरे इधर से प्रॉब्लम है? कोई दूसरा कैंडिडेट बताए। नमिता जी, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कोई भी बताए। जी। जी सर, आपकी तो आ गई है। जी सर, आपकी हाँ, आवाज क्लियर है। ठीक है, आपकी तो वॉइस क्लियर है आपकी सर, आपकी वॉइस क्लियर है सर। उधर से थोड़ा उनका प्रॉब्लम नेटवर्क है। प्रॉब्लम है। हम्म। चलो, बोलिए पूजा जी। आप ये बताइए, क्या मुख्य रूप से क्या पढ़ के आए हैं? मैं उन्हीं से संबंधित कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। जी सर, मैंने इंडियन सोशियोलॉजी ये पढ़ा, भारतीय सामाजिक हम्म। व्यवस्था ये। इसमें क्या मुख्य रूप से किस में सवाल पूछूं? आप। भारतीय समाज। जी सर। जाति की भारतीय उत्पत्ति के समाज के जो सिद्धांत मूल बताओ। आधार। ठीक है। जाति की जा, उत्पत्ति के सर प्रजातीय सिद्धांत हार्पर्ट रिजले ने दिया। उन्होंने प्रजाति को आधार माना था जाति की उत्पत्ति के लिए। और हम्म। जाति की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत होकार्ट और सोनाट ने दिया, जिन्होंने धार्मिक कर्म कांडों और विश्वासों को इसका आधार माना। और जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड ने दिया, जिसने व्यवसाय को आधार माना। और जाति हम्म। की उत्पत्ति का राजनीतिक सिद्धांत अब्बे डुबाई। और उसके साथ कोई और भी चीज से याद नहीं आ रहा। तो जाति और वर्ण में क्या अंतर है? सर, जाति वर्ण, सबसे पहले तो सर वर्ण जो है वो वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिर्फ 4 प्रकार के थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो हम्म। जो कर्मों के आधार पर निर्धारित होता था, व्यक्ति के गुण और कर्म के आधार पर। और जाति जो है व्यक्ति के जन्म के आधार पर है। और ये एक बहुत सारे जातियां हैं, जातियों के अंदर भी उप जातियां होती हैं।
और यह व्यक्ति के जन्म पर आधारित होती है, और वह गुण और कर्म पर आधारित होता है वर्ण। ठीक है। जाति में परिवर्तन संभव नहीं है, वर्ण में परिवर्तन संभव है। ठीक है, बहुत जी सारी सर। चीजें आप जोड़ सकते हो। वर्ण केवल 4 ही होती हैं, जातियां अनेक होती हैं, अनेक है होती ना? है सर। हम्म। हाँ, तो एक कर्म प्रधान है, एक जन्म प्रधान हो गया, इस तरीके से आप बता दोगे। हाँ, ठीक है। जी सर। हाँ भारत का पहला समाजशास्त्री किसको माना जाता है? सर, जीएस भूरिये को। अच्छे से याद नहीं है सर मुझे, याद जहाँ तक पता है। वैसे मनु को माना जाता है। भारत का जी सर। पहला समाजशास्त्री मनु को माना जाता है, ओके क्योंकि सर। उसने सामाजिक व्यवस्था अपने अनुसार बताई है। सही गलत की हाँ बात हम नहीं कर रहे हैं, जी है सर। ना? वो आमतौर पे ये माना जाता है, मनु ने हाँ सर। पहली बार बताया था कि समाज की व्यवस्था इस तरीके से होनी चाहिए। तो मनु ने कौन सा जी सर। सिद्धांत दिया था वर्ण से संबंधित? मनु, सर महर्षि मनु ने मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था को महर्षि मनु ने ही सबसे पहले बताया था, और उन्होंने समाज को हाँ, तो व- वो क्या सिद्धांत था? उन्होंने वर्ण व्यवस्था, उन्होंने समाज में 4 वर्ण बताए, वर्ण व्यवस्था को बताकर 4 भागों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उन्होंने इन वर्णों को गुण और कर्म के अनुसार कि जिस प्रकार से व्यक्ति जन्म के बाद उसके कर्म और गुण जिस प्रकार से होंगे, वह उस प्रकार से उस प्रकार वर्ण का सदस्य माना जाएगा। चाहे उसका जन्म वो शूद्र समाज में या शूद्र परिवार में हुआ हो, लेकिन उसके अगर गुण और कर्म ब्राह्मण परिवार के जैसे हैं, तो वो ब्राह्मण वर्ण का नहीं, सदस्य। ये जैसे ब्रह्मा जी के, जैसे भाई ये वाला बताओ नाम आप तो, कि जंगा से। हम्म। ऋग्वेद में बताया गया है कि ब्रह्मा जी के मुंह से ब्राह्मण की उत्पत्ति है, इसका काम होता है बोलना पढ़ाना। और उनके क्षत्रिय की उत्पत्ति उनके जंगा से हुई है, भुजाओं से, जो शक्तिशाली का प्रतीक है। इससे उनका काम देश और धर्म की रक्षा और समाज की रक्षा का काम होता है। और वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के उदर या अपनी पेट से हुई है। इनका काम होता है व्यवसाय करके, और समाज के जो गुण है उनके सभी के बनने का कार्य जो किया जाता है, वो व्यवसाय और पशु पालन आदि कार्य करेगा। और उसके बाद उनके पैरों से जिनकी उत्पत्ति हुई शूद्र वर्ण की, जिनका कार्य होता है समाज के तीनों वर्णों की सेवा का कार्य करना। जिस पैर जो है पूरे शरीर का भार अपने पर लिए हुए होते हैं, वैसे ही शूद्र वर्ण जो है इन तीनों की अच्छा, सेवा का कार्य करते हैं। भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रजातियां हैं? सर ये तो मैंने, सॉरी सर, पढ़ा नहीं है अच्छे से। ठीक है, कोई एक टॉपिक पढ़ा दीजिए। वैसे हमारी द्रविड़ प्रजाति है, लेकिन फिर मैंने इसको अच्छे से पढ़ा नहीं है अभी लेटेस्ट। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक पढ़ाओ अब आप, इंडियन सोशोलॉजी से रिलेटेड। सर मैं संस्कार पढ़ा दूं? हाँ, पढ़ाओ। सर ना, संस्कार एक प्रमुख रूप से भारतीय समाज का एक मूल आधार है। जिस प्रकार से वर्ण आश्रम और पुरुषार्थ है, वैसे ही संस्कार है। संस्कार जो है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को जन्म से लेकर के जब तक वह सामाजिक प्राणी नहीं बन जाता है, तब तक उसको अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के संस्कारों की प्रक्रिया से गुजरते हुए वह एक अच्छे प्रकार का सामाजिक प्राणी बनता है, या एक अच्छा संस्कारी मनुष्य बनता है, जिससे उसका व्यक्तित्व का अच्छे से विकास हो सके और अच्छे से उनके अंदर गुणों का समावेश हो सके। इसके लिए हमारे समाज में 16 संस्कार की व्यवस्था है, जिसमें सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, जो गर्भाधान। और उसके बाद जो है दूसरा संस्कार आता है पुंसवन संस्कार, जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। और गर्भ के अंदर जो पुत्र पल रहा है उसको बुरी शक्तियों से बचाने के लिए। और उसके बाद तीसरा संस्कार सीमांतोन्नयन संस्कार आता है, जो गर्भवती माँ और गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है उन सभी को बुरी शक्तियों या किसी भी प्रकार के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए किया जाता है। और
उसके बाद ये तीनों संस्कार जन्म से पहले होते हैं बच्चे के, और जन्म के बाद जो होता है चौथा संस्कार आता है वो जात कर्म संस्कार, जो इस प्रकार का इस बात का प्रतीक है कि जन्म के जात जो बच्चा है वह किस जाति आपने और आप धर्म। आप वीडियो ऑन करके पढ़ाओ, वीडियो ऑन कर लो। यस। जी सर। हम्म। हाँ सर, है ना, जाति जन्म के बाद जो होता है उसका संस्कार वो जात कर्म संस्कार होता है, जो जन्म के तुरंत बाद किया जाता है, जिससे व्यक्ति के उसके जाति और धर्म को निर्धारित होता है कि वह किस जाति का नसीब बना है, जिस जाति में उसका जन्म हुआ है। तो इसलिए जात कर्म संस्कार किया जाता है। उसके बाद सर, है ना, जन्म के संस्कार के बाद जो संस्कार आता है वह नामकरण संस्कार होता है, जो 12 दिन या 15 दिन या 1 महीने का जो समय होता है जन्म के बाद, उस समय वह किया जाता है। उसमें बच्चे का नाम, अच्छा जो नाम होता है निर्धारित करके उसका नाम रखा जाता है। और उसके बाद जो संस्कार होता है वो बच्चे के जन्म के 4 महीने बाद किया जाता है, वो होता है निष्क्रमण संस्कार, जिसके में यह उस पर प्रावधान है कि बच्चा जन्म के बाद 4 महीने तक वो घर में ही रहता है, या जिस रूम में रहता है, कमरे में, उसी में रहता है। उसके बाद बाहर का प्रकाश पहली बार जब उसे बच्चे को दिखाया जाता है तो वह निष्क्रमण संस्कार होता है, यानी बच्चा पहली बार से बाहर निकलता है। उसके ठीक बाद है, ये जन्म के वीडियो 6 महीने बंद कर लो। बाद जो होता है। वीडियो बंद कर लो, आवाज थोड़ी डिस्टर्ब होती है। बोलो अब। यस। हाँ, बोलिए, अब बोलिए। नेट प्रॉब्लम है आपकी तरफ? सर कंटिन्यू करो। हाँ, कीजिए कीजिए। तो सर 6 महीने का बच्चा बाद अन्नप्राशन संस्कार जाता है, और उसके बाद जो है जब बालक एक पूर्ण हो जाता है तब उसका चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार किया जाता है, उसके बालों को हटाया जाता है, उसके बालों को। और उसके बाद जो संस्कार आता है 3 वर्ष, उसके बाद वो जो संस्कार किया जाता है कर्णवेद संस्कार, जब उसके कानों को छेदा जाता है। उसके पश्चात जो संस्कार आता है वो विद्या आरंभ संस्कार होते हैं। शिक्षा आरंभ होती है तब जो गुरु के पास, जो प्राचीन समय में गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त होती थी, अब जो तो उस समय जो गुरु उसको शिक्षा के लिए गायत्री मंत्र या जो भी वर्णमाला उसे सिखाता था पहली बार, तो वह संस्कार विद्या आरंभ संस्कार होता था। और उसके पश्चात जो संस्कार आता है वह होता है उपनयन संस्कार या यजुपवित संस्कार। जब बच्चा जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए चला जाता है तो कुछ समय बाद जब वो समझदार हो जाता है, जनेऊ या यजुपवीत के बारे में उसे कुछ नॉलेज समझ सके और उसको गले में किस प्रकार से उद्देश्य से रखना है, तो उसके लिए वो यजुपवीत या उपनयन संस्कार किया जाता है। और उसके पश्चात जो संस्कार आता है समावर्तन संस्कार, जब बच्चे बालक जो है उसकी एजुकेशन या शिक्षा जो है गुरुकुल में जहां भी रहकर शिक्षा प्राप्त करता था तो वह पूर्ण होती है। पूर्ण होने के बाद जब वह घर की ओर लौटता है तब गुरु उसका जो है समावर्तन संस्कार करता है। और उसके बाद जो संस्कार आता है वह विवाह संस्कार, जिसके द्वारा वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और उसके बाद व्यक्ति का जो है गृहस्थ आश्रम के बाद जब वो वानप्रस्थ आश्रम में जाता है, वन की ओर प्रस्थान करता है, तब वो संस्कार वानप्रस्थ संस्कार कहलाता है। और उसके बाद वानप्रस्थ के बाद जब जो है व्यक्ति संन्यास आश्रम की तरफ जाता है, जब उसकी 75 की वर्ष आयु पूर्ण होने के बाद, तब उसका संन्यास संस्कार, और उसके बाद अंतिम संस्कार जो होता है वह अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। इस प्रकार से ये 16 संस्कारों का क्रम रहता है। और यह क्रम इस प्रकार से व्यवस्था हिंदू समाज में की गई है ताकि व्यक्ति का जो है उसके संस्कार और व्यक्तित्व का विकास भी हो सके संस्कारों के माध्यम से। और उसके बाद जो है जब बड़ा होने के बाद भी वो संस्कार चलते रहते हैं, यानी उसके कर्तव्यों का एहसास, ये कर्तव्यों का भान कराने के लिए ठीक है। कि किस ओके प्रकार के ओके गृहस्थ आश्रम में ओके विवाह ओके। संस्कार के। ठीक है, ओके, बढ़िया बढ़िया, आपने बढ़िया पढ़ाया। और मैंने ये सबको सुनाने के लिए ही पूरा आपसे सुनाया ताकि सब सुन लें। जी ठीक है। थैंक ओके। यू सर। ठीक है। अच्छा है आपका। नेक्स्ट फिर से मैं लूंगा। नेक्स्ट टॉपिक मैंने डाल रखे हैं वैसे अलग अलग। जी सर तो जरूर। आपकी तैयारी कीजिए आप, बढ़िया है। नेक्स्ट ओके कौन सर, है? थैंक यू सर। संतोष अदाना। संतोष अदाना सुन रही है? कौन रहेगा नेक्स्ट? कोई भी आए बोले।
श्वेता, हो गया क्या आपका? चलो ठीक है, और कौन आएगा जो? चलिए खैर, मोटी मोटी चीज। हाँ, चलो संतोष है शायद। एक्चुअली उस टाइम से मेरे से अनम्यूट हुआ था, सॉरी। क्या? जोर से बोलो थोड़ा। सर एक्चुअली मैं उस टाइम मेरे से अनम्यूट हुआ था तो। ठीक है। तो क्या इंडियन सोशोलॉजी में क्या क्या पढ़ा है आपने? अच्छा, ये बुक कौन से लेखक की पढ़ी है आपने इंडियन सोशोलॉजी के लिए? राम आहूजा की पढ़ी है, कौन सी? कॉन्टेम्पोररी। राम आहूजा की। अच्छा, राम आहुजा की पढ़ी है आपने। इंडियन सोशल सिस्टम, भारतीय समाज व्यवस्था पढ़ी होगी आपने, है ना? तो इसमें खासकर जाति का बड़ा अच्छे तरीके से वर्णन किया है। तो आप तो जाति की विशेषता बता दो एक बार, फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्विक। पूरी सर, जैसे हमारे जीएस गुरु हैं, उन्होंने जाति की 6 विशेषताएं दी है, जिसके अंदर से एक इंडोगेमी आ गया, रेस्ट्रिक्शन ऑन फूड, और सर हमारे विवाह पे नियंत्रण, हमारे खाने पीने पे नियंत्रण आ गया। तो ये चलो, आती है, और सर important। अच्छा आप तो भारतीय जो हिंदू विवाह है और मुस्लिम विवाह है, इसमें एक लाइन में आप दोनों में अंतर बताओ, एक सेंटेंस में। हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह, हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह में एक सेंटेंस में एक अंतर बताओ। आवाज आ रही ना मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। बताओ। कोई बताएगा दूसरा कोई? नमिता जी आप, नमिता जी आप बताएं। सर मैं बताऊं? और मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ। यस यस यस। हिंदू विवाह एक सामाजिक समझौता है, और हिंदू विवाह एक सामाजिक धार्मिक संस्कार है, और मुस्लिम विवाह एक हम्म, सामाजिक समझौता है। एक समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है वो। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ संतोष जी, अब आप बताएं। भारत में जो कमजोर वर्ग हैं वो कौन कौन से हैं? शेड्यूल कास्ट आ गई, और सर हम्म एसटी, और सर वीमेन हम्म भी आती हम्म है, और सर हम्म, हम्म। हमारे जो अल्डरली, सर हमारे बुजुर्ग हैं जो एज होगा वो भी आती है, और जो हमारे स्पेशली अच्छा, एबल्ड वो भी आती ऐसे अनुच्छेद बताओ, ऐसे आर्टिकल बताओ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो इन कमजोर वर्गों, विशेषकर एससी और एसटी के संरक्षण के लिए काम करते हैं, इनको मजबूत करने के लिए है। वो कौन कौन से आर्टिकल? है। जैसे कि आर्टिकल 17 है, वो सर हमारे बिल्कुल। अनटचेबिलिटी को वो कहता है कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। हम्म। और सर मुझे पर्टिकुलर आर्टिकल याद नहीं है, बट सर मुझे याद है। देखो इनमें पर्टिकुलर। आगे ठीक से देखो, 335, 332। इनको भी ठीक, 330 है, 338 है, ये सब कमजोर वर्गों के लिए ही तो है। हाँ जी तो सर। चलो आप ये बता दो कि जैसे एक सीमांत कृषक होता है या छोटा किसान होता है, ठीक है, इसकी क्या समस्याएं होती हैं? ऐसा दिमाग खाना है, पहले तो सबको ये चीज देखनी पड़ती है कि उनकी जो फैमिली, जो लेबर होता है वो सब उनकी फैमिली से ही आता है, जो पूरी फैमिली होती है उनको लेबर के काम में होना पड़ता है। और सर उनको हम्म। इकोनॉमिक की काफी चीजें देखनी पड़ती है, क्योंकि सर जैसे कि जो बड़े किसान हैं उनकी सर वो व्यापारिक फसलें वो ज्यादा उगाकर अपना खर्चा या फिर जो अपनी बचत है वो कर लेते हैं, बट जो सीमांत किसान होते हैं उनका अपना जो हम्म खर्चा होता है, जो डेली की जो भी वेजेस होती है वो बहुत मिनिमम लेवल पे निकल पाती है। तो हम्म उसकी हम्म वजह हम्म। से एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे, उन पे भी बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है।
है ना। इसको इस तरीके से बताओ कि भाई ये जो सीमांत या छोटे किसान होते हैं, इनकी जोत का आकार, खेत का आकार बहुत छोटा होता है, तो इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो पाती है, और इनकी ज़रूरतें ही पूरी नहीं होती है, जिस वजह से ये एजुकेशन में और दूसरे अवसरों में पिछड़ जाते हैं। तुम्हारे और फोन में एक बार लिमिट ही पार कर लिया भोसड़ी का, 10 दिन का तुमने देख रही हूँ। अरे ये आपका माइक बंद करो। कौन बोल रहे हैं ये? हेलो। अरे कौन बोल रहा है? किसका है? हम्म। यस। तो इनकी जो समस्या है फिर ये क्या है, सामाजिक कुरीतियों में भी फंसे हुए हैं, एजुकेशन से पिछड़े हुए हैं, और पशुओं के जो है श्रम पे उस पे आधारित होते हैं। तो इनका अधिकतर लेबर है ना वो वेस्ट, मतलब अनावश्यक कार्यों में चला जाता है, और ये गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी है, छुपी हुई बेरोजगारी भी है। तो ये इनकी समस्याएं थोड़ा सा देख लेना, कमजोर वर्गों की समस्याएं। जनजाति समाज की समस्या बताओ। जनजातीय समाज है वो सर, जो हमारी जो जो जनजातीय समाज है वो हमारे जो सिविलाइज सोसाइटी है उससे बहुत अलग रह रहे हैं। उसके कारण से उनको जो भी हमारी पॉलिसीज और सर जो मेन स्ट्रीम पे वो नहीं जुड़ पा रहे हैं हमारे साथ में। हम्म। तो सर जैसे हम्म। उनकी जो भी हमारी पॉलिसीज चल रही है तो वो सर उनको नहीं मिल पाती है। और सर हम्म। उनको एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं मिल पाती है। उनका जो वोट का अधिकार है, राइट टू वोट है, वो भी सर उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। नहीं, इनको ठीक से करो। जैसे ये कम, ये जो एसटी की है ना, विशेषकर ट्राइब्स की समस्या है ना, ये इनका दूर दराज के एरिया में रहना, एक तो ये है। दूसरा, इनके जो वन क्षेत्र हैं वो कम होते जा रहे हैं। तीसरा, इनके जो है रोजगार के अवसर सीमित ही हैं। बाहरी चौथा है, जो बाहरी समाजों के एंट्री से इनमें एक बीमारियां, इनकी जो सामाजिक ताना बाना है वो प्रभावित हो रहा है। अगला है, इनमें शोषण हो रहा है, इनका इनका लेबर का भी, इनकी महिलाओं का भी शोषण हो रहा है, बच्चों का भी हो रहा है। क्योंकि बाहरी जो वर्ग है थोड़ा सा भी पैसा देते हैं तो लालच में इनसे बहुत ज्यादा काम में लेते हैं और बड़े गलत कार्य भी करवाते हैं। इनके स्वास्थ्य संबंधी, अब ये दूसरे समाजों के संपर्क में आ रहे हैं, तो पहले क्या है, ये अंदर जंगल में रहते थे तो किसी कनेक्ट में नहीं थे, इनकी बॉडी उसी के अनुसार थी। अब ये दूसरे समाज, बाहरी समाजों के संपर्क में आ गए, जो मेन स्ट्रीम वाले हैं, उनकी बीमारियां इन तक पहुंच रही हैं। तो इनका वो जो है एक प्रॉब्लम है, एड्स जैसी बीमारियों से भी अभी ग्रसित होते जा रहे हैं। ये स्वास्थ्य वाली हो गई। ठीक है। शहरीकरण बढ़ने से क्या होता है कि इनका जो है, जो हैबिटेट्स है, इनका जो आवासीय क्षेत्र है वो प्रभावित हो रहा है। तो इनकी सामाजिक सांस्कृतिक बिल्कुल पूरी तरह छिन्न भिन्न होता जा रहा है, बड़ी प्रॉब्लम आ रही। तो इनको थोड़ा सा ठीक से करो, आप इनको लिख लेना आप। ठीक है। हाँ जी। जॉइंट फैमिली, मैरिज, और खासकर हिंदू मैरिज, मुस्लिम और क्रिश्चियन तीनों में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा मोटे तौर पे। और जैसे मैं ये बता रहा हूँ संस्कार वाला तो बता ही रहा हूँ, जाति, कास्ट, वर्ण, वर्ग, इन तीनों में डिफरेंस, ये भी सब देखें। सोशल जो चेंज की प्रोसेस है, सामाजिक परिवर्तन के पीछे कारण कौन कौन से हैं, इनको भी देखना है ना। या भारत में जो है संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ये तो है ही है। इनके पीछे कारण कौन से हैं, और भी बहुत सारी चीजें, ये तीन चार प्रक्रियाएं थोड़ी हैं, और भी हैं, उनको आइडेंटिफाई करो। अब इनके पीछे कारण आ गए, खासकर अब आधुनिक समाज आ रहा है, मीडिया समाज, वर्चुअल सोसाइटी, ये नया कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। तो ये वर्चुअल सोसाइटी क्या होती है, आप सब सुन पा रहे हैं ना मेरी बात? वर्चुअल सोसाइटी क्या होती है, अ, ये कहाँ तक भूमिका निभा पाती है? बड़े सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक उथल पुथल भी ये कर लेते हैं वर्चुअल सोसाइटी का। तो इसको भी ठीक से देखो। एक शब्द आता है, मैंने पूछा था, जैन, जैन जी सोसाइटी, अभी जो पिछले 3 बजे से 4 बजे से जो बातचीत है उसमें पूछा था मैंने, बड़ा अच्छे जवाब दिए कई लोगों ने। जैन जी क्या है, और तो ये ठीक से तैयार करो।
है ना, किनको कहते हैं और ये नाम ही क्यों रखा, इसको ठीक से करो। एक अपना जिला है, उससे संबंधित सामान्य जानकारी ले लो, सबसे फेमस चीज क्या है जिससे दुनिया जानती है, या बहुत सारे आसपास कम से कम राजस्थान में तो पहचान रखता है। ये चीजें देखो अपना होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो मोटे मोटे सवाल यही आते हैं, पीएचडी कर रखी है तो वो अपने थीसिस से रिलेटेड ठीक से करें, डाटा कलेक्ट कैसे किया और उन्हें हाइपोथेसिस क्या अपनाई, दूसरी अगर मेथड अपनाते तो कौन सी अपनाते, प्राइमरी डाटा सोर्सेज होते तो आप कहाँ से लेते, कैसे लेते, आ, यही टॉपिक क्यों चुना आपने, कहाँ से चुना, उस क्षेत्र के बारे में बताओ कि वह आपने डाटा कलेक्ट किस किस गांव से किया। एक क्रॉस क्वेश्चन होता है मोटे तौर पे, अगर आपने किया है तो वो आपको याद रहेगा। ठीक है। और एक है जो मुख्य रूप से कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजी की अगर बात करें, इंडिया सोशोलॉजी के रेफरेंस में, तो तलाक के मामले महिलाओं द्वारा जो अभी कुछ 8-10 केस ऐसे आए हैं कि वो अपने पतियों की मर्डर कर रही हैं, तो ये सवाल बनता है कि भाई ऐसा क्यों आ रहा है, ये क्या ये पहले मीडिया नहीं था तो क्या पहले भी होता था, या फिर मीडिया इसलिए दिख रहा है, या फिर अभी होने लगा है, और अभी होने लगा तो क्यों होने लगा है। तो इस पे भी आपसे एक सोशोलॉजिस्ट की तरह सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, ये करंट चीज है तो इस पे डिस्कशन संभव है, ये देख लो आप तो। और अनएम्प्लॉयमेंट की एक बड़ी समस्या तेजी से उभर रही है, लेकिन इसको छुएंगे नहीं वो, क्योंकि जिस सरकार से रिलेटेड कोई होता है तो वो ऐसे सवाल नहीं करते हैं जो सरकार के थोड़े से विरुद्ध में हो। तो ये थोड़ा इस हिसाब की मेंटलिटी आप भी बना के जाना। और ठीक है, बाकी मोटी मोटी चीज तो यही बनती है। अब इंडियन सोशल थिंकर्स की बात आती है। थिंकर्स में आप जीएस घूरिए की सबसे फेमस कोई एक दो बुक आप याद करना, डीपी मुखर्जी, आर के मुखर्जी, ए आर देसाई, इनकी बुक्स, और दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट, ये ठीक से आप देख लो, बहुत ज्यादा नहीं देखना, मोटे तौर पे देख लो, इनमें आएंगे तो यही पूछेंगे। तो इनसे रिलेटेड ये हो गया, भारतीय समाज के मूल आधार हो गए, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये आ गया। ठीक है, इंडियन वैल्यू सिस्टम पे आ जाएंगे, इनमें जो परिवर्तन हो रहा है उनमें रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन से कैसे बचाया जाए, तो और यहाँ की मेजर प्रॉब्लम्स, इंडिया की, राजस्थान की मेजर प्रॉब्लम्स, सबसे बड़ी तो जैसे गरीबी है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, और सरकार स्पीकर सैंक्शन के लिए क्या योजना लाई है, अगर आप एक सोशोलॉजिस्ट के रूप में क्या सुझाव देंगे। तो ये मोटे मोटे सवाल आते हैं। ठीक है, बाकी तो क्या है कि जब हम एंट्री करते हैं तो वो वहीं से शुरू करता है, पहला इस आपसे ही पकड़ता है वो सवाल, आपसे पूछेगा कि अच्छा अच्छा आप कहाँ से हो, कि मैं बीकानेर से हूँ, तो बीकानेर नाम क्यों है भी, इसकी क्या फेमस है, फिर उसमें आपको एक घटना आ जाएगी, फिर उस पर पकड़ लेगा वो। तो आप वो सवाल तो कहीं से भी आ जाते हैं, लेकिन आप अपना बायोडाटा ठीक से करो और मोटी मोटी कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ के जाओ, और कॉन्फिडेंटली आप जवाब दो, नहीं आता है साफ साफ मना करो। ये सारी चीजें हैं, और कोई डिस्कशन करना चाहता है तो बताओ। इंडियन सोशोलॉजी की तो लगभग अपनी मोटी मोटी बातें यही है। नेक्स्ट टॉपिक। जी। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर आपने जैसे थिंकर्स का डाला है कि 30 सितंबर को, तो उसमें आप हाँ, थिंकर्स सारे दोगे क्या, इंडियन और क्लासिकल? क्लासिकल तो देंगे ही मोटे तौर पे, कुछ एक ये तीनों चारों जो मैं जिक्र कर रहा हूँ इनको भी थोड़ा देख लेना, इंडियन ठीक थिंकर्स। रहेगा। हाँ। ठीक है सर, ये पूछी थी क्योंकि इसमें हाँ दोनों ही थिंकर्स है, तो ये कंफर्म करी थी, दोनों मतलब एक साथ ही आप लोगे उनका। हाँ, एक साथ ही हो जाएगा, ठीक रहेगा।
क्योंकि हाँ फिर जी। कई बार ये होता है कि बिजी रहे तो अलग से टाइम भी नहीं देना होता है। नहीं सर, सही ठीक है। है। अच्छे हम्म। से हो रही है सर आपके साथ तैयारी? चलो ठीक है। और कल तो का शेड्यूल थोड़ी है, कल या परसों का। सर मेरा एक सवाल था सर। जी पूछो। सर जैसे हम बोर्ड टीचिंग के लिए कुछ जो टॉपिक हैं प्रिपेयर करके जाएंगे। अब हम्म। जैसे हम कोई भी जो हमारे एमए में पेपर्स रहे हैं उसमें से कोई दो पेपर जो है अगर वो हमसे पूछते हैं कि कौन से दो सब्जेक्ट हैं मतलब आप अच्छे से पढ़ाना चाहोगे और हमने उनको बताया कि ये दो हमारे फेवरेट हैं और इसमें मैं आगे पढ़ाना चाहूंगी। और लेकिन हम्म। जब हम बोर्ड टीचिंग पे जाते हैं तो हमें सिर्फ इन जो हमने मेंशन किए हैं वो जो दो पेपर उन्हीं से हम्म। रिलेटेड हमें टॉपिक लेने हैं या फिर हम इसके अलावा अगर इजी थोड़ा पड़ जाए उसके लिए हम अदर जैसे रूरल सोशियोलॉजी का हो गया या किसी और उसका सब्जेक्ट भी उनको बोलें तो कोई ऐसा गलत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा इस चीज का? नहीं ऐसा नहीं है, अमूमन दो तरह की सिचुएशन आएंगे आपके सामने। वो हम्म। कहेंगे कि आप तो ये टॉपिक पढ़ाओ, फिर अब आप उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे सर मैं ये नहीं ये पढ़ा दूं, नहीं नहीं आप तो यही पढ़ाओ। एक सिचुएशन तो है ये, दूसरी ये है कि वो आपसे पूछ ले कि जी। हाँ क्या पढ़ाएंगे आप, पढ़ाओ आप कुछ भी, तो आप पढ़ा देना। ये दो सिचुएशन आएंगी बस। तो सर अब दूसरी जो आती है उसमें तो आपके हाथ में है सब कुछ, जो सबसे बेस्ट है वही पढ़ाओ आप। सर अगर पहली सिचुएशन में ऐसे फंस गए कि उस टॉपिक के आप बारे में हाँ, नहीं पता। पहली सिचुएशन में ऐसा है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मुश्किल से वो 1 मिनट भी नहीं पढ़ना है, पढ़ाने देंगे। 1 मिनट भी नहीं, और इतना नॉलेज आप सबको है कि आप 1 मिनट तो खींच जाओगे कैसे भी टॉपिक हो। जैसे मैं आपको एक पहला ही टॉपिक यही दे रहा हूँ कि आप तो चलो ये बताओ कि हाइपोथेसिस को पढ़ाओ आप क्या होती है। तो आप उसमें झिझको मत, आप तो उठ के चलो जी सर। हाँ, जब तक हाइपोथेसिस लिखोगे क्या पता वो वहीं कह दे कि चलो बैठो बैठो ठीक है, और आपने पहले ही डर गए कि सर ये तो मैंने नहीं पढ़ा है, तो फिर वो गलत इम्पैक्ट जाएगा आपका। एक फिर आप क्या सोशियोलॉजी पढ़ाओगे, आप प्रोफेसर कैसे बनोगे आप। तो इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ में आप जाओ, और 1 मिनट तो आप खींच लोगे बस। मतलब नेगेटिव तो बोलना ही नहीं है अपने को। ठीक है, तो चलो हाइपोथेसिस पढ़ाओ, आप ही पढ़ाओ अब। अच्छा मैं जो 1 मिनट, हाँ पढ़ाओ। हाइपोथेसिस जो होता है वो किसी भी शोध को करने से पहले शोधकर्ता जो है एक टेंटेटिव स्टेटमेंट क्रिएट करता है। और ये वो इसलिए किया जाता है ताकि उसके जो शोध है वो गलत दिशा ठीक में। है ठीक है ठीक है, आप बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, आप तो इंटरव्यू पढ़ाओ। जी सर। इंटरव्यू। सर इंटरव्यू एक शोध की एक विधि है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता सॉरी सर दोबारा से शुरू करते हैं। जो हम्म। इंटरव्यू जो है उसमें जो साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति आमने सामने एक दूसरे के बैठ करके जो है इसमें। डाटा डाटा एकत्रित करने की वह विधि होती है जिसमें दो या दो से व्यक्ति आपस में मिलकर के वार्ता करते हैं, जिनमें एक प्रश्नकर्ता और दूसरे उत्तर। एक या एक से अधिक उत्तरदाता होते हैं। ठीक अब है। हाँ, सर बस वही। ठीक से बोलना है, बाकी आता सबको है, तो नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है इतना तो आप। और जब खुलाई कर दे हैं कि आप तो पढ़ाओ कुछ भी, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ओ- और कोई। चलो फिर नेक्स्ट हम, कल का शेड्यूल शायद नहीं है अपना।